देखो, अगर रिसेंट टाइम में हॉलीवुड में किसी हॉरर फिल्म ने हॉरर जॉनरा को रीडिफाइन करके रख दिया था तो वो थी कंज्यूरिंग फ्रेंचाइज। एंड इस फ्रेंचाइज के मेकर या फिर कह सकते हैं कंज्यूरिंग 1 एंड कंज्यूरिंग 2 के डायरेक्टर जेम्स वॉन, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की थी। एंड इसके चलते आज के वक्त पे भी अगर हम रिविजिट करते हैं कंज्यूरिंग 1 एंड कंज्यूरिंग 2 तो जेम्स वॉन का जो ऑनेस्ट अटेम्प्ट है इन दोनों फिल्मों को लेके वो साफ साफ दिखता है। लेकिन इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद उन्होंने फिल्म के डायरेक्शन की कमान जो थी वो और डायरेक्टर्स को दे दी, क्योंकि जो कंज्यूरिंग फ्रेंचाइज थी वो केवल कंज्यूरिंग के नाम पर नहीं चल रही थी। उसके अलावा एनाबेल, नन, द ला llorona ऐसी कई सारी और फिल्में इस पार्टिकुलर जॉनरा में आई या फिर कह सकते हैं इस पार्टिकुलर हॉरर फ्रेंचाइज में आई, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से इस पार्टिकुलर जॉनरा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वो भी इस तरीके से कि ये फिल्में भी जाकर एट दी एंड गेम या फिर कह सकते हैं इन्फिनिटी वॉर जैसी वाइब देने लगी। जहाँ पर आज के टाइम पे अगर हम कंक्लूड करें तो हमें इस पार्टिकुलर फ्रेंचाइज में द नन, एनाबेल, द ला llorona ऐसी कई सारी हॉरर एंटिटीज देखने को मिलती है जिन्होंने अपने अलग अलग या फिर कह सकते हैं सोलो या फिर डुअल फिल्मों में खुद को फीचर किया है। बट आज के इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कलेक्टिवली बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल और केवल कंज्यूरिंग 1, कंज्यूरिंग 2, कंज्यूरिंग 3 एंड कंज्यूरिंग 4 इन चारों फिल्मों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे कि जिस तरीके से कंज्यूरिंग 1 एंड कंज्यूरिंग 2 ने हॉरर स्टैंडर्ड को सेट किया था, उसे कंज्यूरिंग 3 एंड कंज्यूरिंग 4 ने कितने ब्लेटेंटली एंड कितने बुरी तरीके से कंज्यूरिंग फ्रेंचाइज को नहीं, कंज्यूरिंग ये जो ब्रांड है उससे इन अ वे बर्बाद करके रख दिया। और ये कोई बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल बात नहीं है। अगर आप कंज्यूरिंग 1, 2, 3 एंड 4 को देखो एक साथ एक दिन में तो आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ पर कंज्यूरिंग 1 एंड कंज्यूरिंग 2 इन दोनों फिल्मों में जो रोमांटिक आर्क था, हमारे जो लीड कैरेक्टर्स थे इस फिल्म में उनके बीच या फिर जो उसके अलावा जो भी फैमिली हॉन्ट हो रही रहती है उनके बीच में भी जिस तरीके के रिलेशनशिप को बिल्ड किया गया था एंड जिस तरीके से उन सारी चीज़ों को फिल्म में दिखाया गया था अलॉन्ग विद दी हॉरर, जिससे फैमिली या फिर कह सकते हैं एड एंड लॉरेन डील कर रही होती है, वो एक कंप्लीट पैकेज के रूप में बाहर आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कंज्यूरिंग 1 को देख लो जाके, उस पार्टिकुलर फिल्म में आपको जेन्युइन जंप स्केयर्स एंड उसके अलावा जितने भी सारे सुपर नेचुरल एंटिटीज हमें दिखाए गए हैं उनकी बैक स्टोरी को बिना फ्लैशबैक के केवल कन्वर्सेशन के थ्रू ऑडियंस के सामने रखना, जो कि कहीं ना कहीं एक हॉरर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जिसके चलते फिल्म में करंट टाइमलाइन में जो कहानी चल रही होती है उससे भी ऑडियंस दिमाग नहीं भटकता है। एंड उसके अलावा जो कहानी हमें केवल कन्वर्सेशन के थ्रू उस सुपरनैचुरल एंटिटी के बारे में बताई जा रही है उस पर भी हमारा ध्यान पूरी तरीके से जाता है। एंड इस तरीके से जो ऑडियंस होती है वो इन दोनों स्टोरीज में भटक नहीं जाती है। एंड अल्टीमेटली इसका रिजल्ट यही निकलता है कि जो हॉरर एटमॉस्फेयर फिल्म में स्टार्टिंग से बिल्ड किया गया है उससे ऑडियंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हॉरर एटमॉस्फेयर उनके अंदर बैठ चुका होता है, जो कि इतने सारे कहानियों को एक साथ लाने के बावजूद भी बाहर नहीं निकलता है। एंड ऑडियंस इज टेरिफाइड थ्रू आउट द रनिंग टाइम ऑफ द फिल्म। जैसे आप फिल्म का ये फेमस वार्डरोब वाला सीन ले लो, या फिर उसके बाद आप ये फेमस क्लैपिंग सीन ले लो, या इसके अलावा कई और जो भी हॉरर सीन्स है कंज्यूरिंग पार्ट 1 में, वो सारी चीज़ों को आप एक साथ लेके कंसिडर कर लो तो आप आज के टाइम पे भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि यस, कंज्यूरिंग 1 वाज पीक हॉरर सिनेमा। एंड इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से रेप्लिकेट कंज्यूरिंग 2 में भी किया गया है, जहाँ पर अगेन से हमें एक ग्राउंडेड स्टोरी बताई जाती है जिसमें किसी भी तरीके का क्लीशे पार्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है। एंड अगेन से फैमिली बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों को भी सब प्लॉट्स में इस तरीके से ऐड किया गया है कि वो हॉरर एटमॉस्फेयर को मरने नहीं देता है, कि किस तरीके से मुसीबत में फैमिलीज का एक साथ आना, सभी लोगों का एक साथ रहना, ये सारी चीज़ें फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। एंड इन सारी चीज़ों को कंज्यूरिंग 2 हॉरर एलिमेंट के साथ ब्लेंड करके इस तरीके से दिखाया गया कि ऑडियंस फिल्म के कैरेक्टर से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाती है। एंड हाँ, अगेन से कंज्यूरिंग 2 में भी कई सारे फेमस हॉरर सीन्स हैं जो कि अगेन कंज्यूरिंग 1 वाले क्रीपी एटमॉस्फेयर को यहाँ पे भी कैरी करते हैं। और देखो, इस चीज़ का जो सबसे बड़ा कारण है ना वो ये है कि कंज्यूरिंग 1 में जो लीड हॉरर एंटिटी थी जिसका नाम ये भी बैटसीबा था, उसके बारे में जैसे मैंने बताया कि हमें इन बिटवीन कन्वर्सेशन के थ्रू बताया जाता है कि वो कौन थी, उसने क्या किया था, एंड वो एट द एंड कैसे एक विच बन गई एंड नाउ शी हॉन्ट्स दिस फैमिली। एंड सेम इसी तरीके से कंज्यूरिंग 2 में भी जो लीड हॉरर एंटिटी थी द नन, उसके बारे में भी हमें द नन मूवी तक कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड इस वजह से भी उस पार्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में आइडिया ना होने के चलते जो क्रीपी और जो डरावना एटमॉस्फेयर होता है वो यहाँ पर बहुत बखूबी से सामने आता है। बट अगर इसी चीज़ को हम कंज्यूरिंग 3 एंड अभी रिसेंटली आए कंज्यूरिंग 4 के साथ कंपेयर करें तो हमें बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कंज्यूरिंग 1 एंड कंज्यूरिंग 2
इन दोनों फिल्मों में जो हमारे लीड कैरेक्टर होते हैं एड एंड लॉरेन, उनके बीच की जो रोमांटिक केमिस्ट्री होती है उसे बहुत अच्छी तरीके से टाइम दिया गया है। लेकिन जो मेन आर्क था वो केवल एड एंड लॉरेन की रोमांटिक आर्क को जस्टिफाई करने में नहीं लगा दिया गया था। लेकिन अगर आप कंजूरिंग 3 एंड कंजूरिंग 4 को देखो तो वहाँ पर भी आपको भले रोमांटिक आर्क एंड फैमिली बॉन्डिंग ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन ये चीज़ें जो हॉरर वर्ड होता है या फिर हॉरर जॉनरा होता है कंजूरिंग 3 एंड कंजूरिंग 4 में, उसे ये बॉन्डिंग या फिर कह सकते हैं ये रोमांटिक आर्क ओवर शैडो कर देता है। यहाँ पर आप कंजूरिंग 3 की एंडिंग को याद करो, उसे देखकर कई लोग ये कह सकते हैं कि फिल्म की एंडिंग एक रोमांटिक फिल्म की एंडिंग ज़्यादा लग रही थी, ना कि एक हॉरर फिल्म की एंडिंग। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि फिल्म में हमें कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर एड एंड लॉरेन अपने यंगर एज में होते हैं एंड किस तरीके से वो लोग मिले थे, किस तरीके से उनकी केमिस्ट्री बनी थी, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं स्वीट लग रहा था। लेकिन जब वो सारी चीज़ें फिल्म के हॉरर एटमॉस्फेयर को ओवरशैडो करने लगी तो वहीं पर ये सारी फिल्में फेल होने लगी अपने जॉनर को डिफाइन करने के लिए। जहाँ पर हाँ मैं मानता हूँ कि कंजूरिंग 3 में भी कई सारे हॉरर सीन्स है, लेकिन उस हॉरर सीन्स को देख के जो जेन्युइन जंप स्केयर वाली बात होती है ना, वो नहीं आती है। एंड अगेन से जो चीज़ एड एंड लॉरेन के कैरेक्टर के साथ की गई थी इन द कंजूरिंग पार्ट 3, सेम वही चीज़ जो इस मूवी में फैमिली रहती है, जिसके बारे में हमें पूरी स्टोरी में बताया जाता है, उनकी भी फैमिली में जो हॉरर एंटिटी है उसके बारे में कम बताकर हमें उनकी फैमिली बॉन्डिंग, उनके बीच में जो प्यार है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है, जिसके चलते अगेन से हॉरर आर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड लास्टली फिल्म एक बिलो एवरेज हॉरर फिल्म बन के रह जाती है। बट यस, फिल्म ने कोविड के दौरान भी अच्छा कलेक्शन निकाला था और उसी का सबसे बड़ा कारण था कंजूरिंग फ्रेंचाइज का नाम। एंड देखो कहीं ना कहीं इस फिल्म के डायरेक्टर माइकल चैप्स, जिन्होंने कंजूरिंग 3 से पहले द कर्स ऑफ ला llorona डायरेक्ट की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा भद्दे फिल्म थी, उसे देखने के बाद मैं ये समझ पा रहा था कि हाँ कि क्यों कंजूरिंग 3 अपने पीक हॉरर सिनेमा वाले मार्क को अचीव क्यों नहीं कर पाई थी। एंड इसके बाद में कंजूरिंग 3 के बाद माइकल चैप्स ने इस पार्टिकुलर फ्रेंचाइज में एक और फिल्म डायरेक्ट की थी और वो थी द नन पार्ट 2, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा भद्दी हॉरर फिल्म थी। एंड वो फिल्म केवल अपनी फ्रेंचाइज और अपने ब्रांड के नाम पे चली थी। जहाँ पर अगर द नन पार्ट 2 को मैं डिस्क्राइब करूँ तो मैं बस इतना कहूंगा कि फिल्म में जितने भी सारे हॉरर सीन्स थे ना, वो हॉरर सीन्स कम एंड एक डिजाइन पार्टिकुलर एक्शन सीन ज्यादा लग रहे थे। जहाँ पर मैं अगर उस फिल्म में रहता तो मैं किसी कैरेक्टर के तौर पे मैं उस हॉरर एंटिटी की तारीफ करता कि वो किसी भी कैरेक्टर को डराने के लिए कितने बखूबी से एक हॉरर एनवायरनमेंट को पैदा कर रही है। जहाँ पर फॉर एग्जांपल आप इस पार्टिकुलर सीन को देखो, केवल इस सीन को देख के आप ये समझ जाओगे कि हाँ कि फिल्म में जेन्युइन जंप स्केयर बहुत ही लिमिटेड थे एंड जो ऐसे स्टाइलाइज्ड हॉरर सीन्स थे वो ज्यादा थे, जिसके चलते द नन पार्ट 2 भी अगेन एक बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज हॉरर फिल्म बन के रह गई थी। एंड इसी चीज़ को अगेन से कैरी किया गया इन द कंजूरिंग द लास्ट राइट से भी कह सकते हैं कंजूरिंग पार्ट 4 में, जो कि मेरे लिए अगेन एक डिसअपॉइंटिंग हॉरर फिल्म थी। और देखो जब मुझे ये पता चला था कि अगेन से इस फिल्म को जेम्स वॉन डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं एंड माइकल चैप्स रिटर्निंग टू डायरेक्ट द कंजूरिंग पार्ट 4, उसी वक्त से मैंने अपनी उम्मीद बहुत कम रख ली थी कि कंजूरिंग पार्ट 4 भी अगेन से डिसअपॉइंट करने वाली है। बट वो डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा होगी मैंने ये नहीं सोचा था। जहाँ पर मैं ये जरूर से बोल सकता हूँ कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म में रोमांटिक आर्क जो था वो स्वीट था, लेकिन फिल्म अगेन जिस लिए जानी जाती है, मतलब एक क्रीपी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए, वो इस फिल्म में देखने को फिर भी नहीं मिला था। एंड ले देकर अगर कहा जाए तो ये फिल्म एक हॉरर फिल्म कम लेकिन एक रोमांटिक फिल्म ज्यादा लग रही थी। अब पता नहीं इस चीज का कारण फिल्म की स्क्रीन प्ले थी या फिर माइकल चैप्स की डायरेक्शन, जिसके चलते कंजूरिंग 1, कंजूरिंग 2 के बाद कंजूरिंग 3 एंड कंजूरिंग 4 में हमें इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। वही जैसा कहा जा रहा है कि कंजूरिंग 4 तो इस पार्टिकुलर बैंड की आखिरी फिल्म थी, तो उस उम्मीद के साथ मैं ये कम से कम कह सकता हूँ कि चलो अब हमें कंजूरिंग ब्रांड का नाम और बर्बाद होते हुए नहीं देखने को मिलने वाला है। बट वी नेवर नो, क्योंकि कंजूरिंग 4 ने $450 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। तो जरूर से वार्नर ब्रोस इस पार्टिकुलर फ्रेंचाइज को भी रिबूट करने की सोचेंगे। पर वैसे लो वो तो बात की बात है, जब ऐसा कोई डिसीजन आएगा तो उसके बारे में अगेन से हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। बट आज के वीडियो में जैसा मैंने डिस्कस किया कि कंजूरिंग 1, 2, 3, 4 इन चारों फिल्मों के दौरान जिस तरीके के डाउनफॉल हमें कंजूरिंग ब्रांड के नाम पे देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर ब्रांड को एक हॉरर जॉनर से शिफ्ट करके एक रोमांटिक जॉनर की तरफ ज्यादा लेके जाया जा रहा था। एंड उसके ऑब्वियस से कारण भी है, पर फिर भी चलो ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर आपने कंजूरिंग फ्रेंचाइज की कोई भी फिल्म देखी है या फिर आपने कंजूरिंग फ्रेंचाइज की सारी फिल्में देखी है एंड आप भी मेरी तरह निराश है कंजूरिंग 3 एंड कंजूरिंग 4 के ट्रीटमेंट को लेके, जहाँ पर आप कुछ हॉरर, कुछ क्रीपी देखने के लिए गए थे,
बट इन दी एंड आपको एक रोमांटिक स्टोरी देखने को मिली। तो उस चीज़ से आप किस तरीके से डिसअपॉइंट हुए, आप इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।